हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का सॉल्यूशन। यस, मैंने इससे पहले 2019 और 2018 के कुछ क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके देख लीजिए। यहाँ हम देखेंगे 2017 का सेट 1 मेन एग्जाम दिल्ली सेट जो 1 है, और ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर्स का ले सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आंसर होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 50 to 75 वर्ड्स में आंसर होगा। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स में उसका आंसर होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स में उसका आंसर होगा। और अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टुगेदर, सारे पार्ट्स एक क्वेश्चन के आपको साथ में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है चीजें करवाने की, आपको स्टेट करना है ये टर्म जो प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है इसका क्या मतलब है। मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट में आते हैं बहुत सारे फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सारे फंक्शंस को, इन सारी एक्टिविटीज को मिला के पूरी एक प्रोसेस बनती है जिसको मैनेजमेंट बोला जाता है। दैट्स वाई हमने ये टर्म प्रोसेस इस्तेमाल की है। सो इट सेज प्रोसेस मीन सीरीज ऑफ प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक एलिमेंट होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी होता है, लेकिन सबसे पहले आता है अथॉरिटी। तो आपको अथॉरिटी का मतलब बताना है। अब अथॉरिटी क्या होती है? किसी को कमांड देने की पावर, कि भैया मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ और मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तुम्हें कमांड दे रही हूँ। दैट इज द पावर विच वी नो एज लाइक अथॉरिटी. So basically it says authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. अपने position के scope के अंदर action लेना। थर्ड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। आपको उस तरह की, उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है जो कि प्रमोट करती हैं एफिशिएंसी मैन पावर की यूटिलाइजेशन में। एंड दैट इज वेरी सिंपल। 2 पढ़े थे, डिविजनल और फंक्शनल। यहाँ आंसर आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें नीचे हमने पढ़ा था कहाँ पे ये किस तरीके से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे बाइफिकेशन फंक्शंस के बेसिस पे होती है, लाइक मार्केटिंग, sales, finance, this and that. क्वेश्चन 4 है स्टेट द रोल ऑफ गैंग बॉस इन फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये है चैप्टर 2 का क्वेश्चन प्रिंसिपल्स में। प्रिंसिपल्स में हमने टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स पढ़े थे और उसके बाद उनकी कुछ टेक्निक्स आई थी, जिसमें एक टेक्निक थी फंक्शनल फॉरमैनशिप की, जिसमें 8 एक्सपर्ट्स के बारे में बात होती है। उन एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट था गैंग बॉस। आपको बताना है गैंग बॉस एग्जैक्टली क्या काम करता है। गैंग बॉस ये काम करता है कि वो सारे टूल्स एंड वेपन्स जितने भी होते हैं जिनसे भी प्रोडक्शन करने वाला है, वो पहले उनको सबको सेट करके रखता है ताकि वर्कर्स आएँ और डायरेक्टली उस पर काम पे लग जाएं। तो यस, टूल्स और मशीन्स को रेडी रखने का काम होता है हमारे गैंग बॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ असेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस, नेम एंड स्टेट द डिसीजन। जो साइज होता है असेट्स का, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और कॉम्पिटिटिवनेस होती है फाइनेंशियल डिसीजंस की, वो अफेक्टेड होती है, मतलब वो अफेक्ट होती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल डिसीजन से। तो आपको वो फाइनेंशियल डिसीजन का नाम बताना है। 3 फाइनेंशियल डिसीजन हमने पढ़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। बताओ असेट्स की बात किस में होती है? फर्स्ट वाले में होती है, दैट इज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। नाउ इट्स टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये है केस बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। इट सेज राधिका एंड वानी हु आर यंग फैशन डिजाइनर्स लेफ्ट देयर जॉब विद अ फेमस फैशन डिजाइनर चेन टू सेट अप अ कंपनी फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। दे डिसाइडेड टू रन अ बुटीक ड्यूरिंग द डे एंड कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग in the evening. For the coaching center, they hired the first floor of a nearby building. Their major expense was money spent on photocopying of
notes for their students. They thought of buying a photocopier, knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of the photocopier. In the basement of the building of Fashionate Private Limited, Praveen and Ramesh were carrying on a printing and stationery business in the name of Neo Prints Private Limited. Radhika approached Praveen with the proposal to buy a photocopier jointly, which could be used by both of them without making separate investment. Praveen agreed to this. Identify the factor affecting fixed capital requirement of Fashionate Private Limited. Okay, so बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है. राधिका और वानी क्या हैं? यंग फैशन डिजाइनर्स हैं जिन्होंने एक फैशन डिजाइनर जो कि बहुत फेमस था उसके यहाँ जॉब करते थे, तो उन्होंने अब क्या किया है, उनके यहाँ पे जॉब छोड़ के अपना खुद का बुटीक स्टार्ट करने के बारे में सोचा है. ठीक है, और साथ ही साथ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग क्लासेस भी देते हैं. किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग. इवनिंग में ये काम करती हैं. ठीक है. For the coaching center, they hired the first floor of a nearby building. उन्होंने कोचिंग सेंटर के लिए एक नियरबाई बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर हायर किया है. उनका मेजर एक्सपेंडिचर जो रहता है वो फोटोकॉपिंग का रहता है, मतलब फोटोकॉपी करके देना नोट्स वगैरह. तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक फोटोकॉपियर मशीन खरीद ली जाए. बट देन इनको ये भी पता है कि फोटोकॉपियर मशीन इनकी पूरा टाइम तो यूटिलाइज होने वाली नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन है बट इतना नहीं है कि खरीद ले प्रॉपर. तो इन्होंने देखा इनकी बिल्डिंग में ना नीचे बेसमेंट में ना दो बंदे बैठते हैं, प्रवीण और रमेश. इनकी प्रिंटिंग और स्टेशनरी बिजनेस है. तो इन्होंने बोला क्यों ना उनके सामने एक प्रपोजल रखा जाए कि हम फोटोकॉपी मशीन ना दोनों मिलके खरीद लेते हैं. हाफ टाइम तुम यूटिलाइज कर लेना, हाफ टाइम हम यूटिलाइज कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, पूरा फोटोकॉपी मशीन का ना बर्डन दोनों के ऊपर नहीं आएगा. मतलब अगर वो 100 रुपये की 50 तुम पे कर दो, 50 हम पे कर देंगे और उसको इस्तेमाल भी उस तरीके से करेंगे. और प्रवीण को भी ये आइडिया अच्छा लगा तो उसने बोला ठीक है भैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड की. ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा वाला फैक्टर है ये. बहुत सिंपल है, पढ़ाया हुआ है मैंने. द आंसर इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. जब हमें मौका मिलता है किसी के साथ कोलैबोरेट करने का, किसी के साथ कोलैबोरेशन में मशीन खरीदने का, तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम बेसिकली अपना पूरा एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे. हमारा आधा एक्सपेंडिचर लगता है, आधा एक्सपेंडिचर किसी और का लगता है, तो हमारे थोड़े से पैसे बच जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज नेम द मार्केटिंग फंक्शन विच इज कंसर्न्ड विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट. आपको मार्केटिंग फंक्शन का नाम बताना है जो कि कंसर्न्ड है कस्टमर्स को फर्म्स के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड. मतलब फर्म्स के प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दे रहे हो कस्टमर्स को, तो उससे रिलेटेड जो मार्केटिंग फंक्शन होता है दैट यू हैव टू टेल. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज प्रमोशन. प्रमोशन में ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का वो करते हैं कि भैया देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम ये प्रोड्यूस करते हैं, आइए खरीद लीजिए, आइए ले लीजिए हमसे. 8th क्वेश्चन है मनुज बॉट अ packet of chips from a local shopkeeper and found that the ingredients given on the label were not legible. He complained about it to the company. The company sent a written apology stating that they will not make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets were legible with the legible labels and are soon available in the market. Okay, state the consumer right which Manuj exercise. ओके बेसिकली क्या है, एक बंदा है जिसने कुछ पैकेट खरीदा जिसमें जो लिखा हुआ था वो इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जा पा रहा था. तो उसने उस कंपनी को कंप्लेंट की कि भाई क्या है, मतलब तुम लिख भी रहे हो बट वो विजिबल भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा, इसका क्या सेंस बना. तो उस टाइम पे कंपनी ने सामने से उनको अपॉलॉजी लेटर भेजी और उनको बोला कि जो भी ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं हम उनको वापस बुला लेंगे और उसके बाद हम ऐसे प्रोडक्ट्स वापस भेजेंगे जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन मतलब आप पढ़ सकते होगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुज ने कौन सा वाला कंज्यूमर राइट एक्सरसाइज किया है, कौन से वाला कंज्यूमर राइट है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू बी हर्ड दोनों ही इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे. आप दोनों में से चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट माना जाएगा. राइट टू बी हर्ड मतलब आपकी बात सुनी जा रही है, तो कंपनी आपकी बात सुन रही है, आपको अपॉलॉजी भेजी है उन्होंने सामने से. और दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. भैया देखो जो भी इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें प्रोवाइड करना चाह रहे थे वो तुम पढ़ नहीं पा रहे थे इसलिए तुमने सामने से उनको बोला, राइट. तो यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो ये भी राइट है अगेन. और राइट टू बी हर्ड मतलब एक तो हमें राइट टू इन्फॉर्म मतलब हमें बताओ इन्फॉर्मेशन दो, और राइट टू बी हर्ड मतलब हमें इन्फॉर्म मतलब हमारी बात सुनो अगर हमें कोई दिक्कत जा रही है तो.
क्वेश्चन 9th है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम टर्म 2 के पेपर में आप टर्म 1 के क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो बेटा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनमें तो ऐसे कोई टर्म 1 टर्म 2 की बाइफिकेशन थी नहीं, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना थोड़ा सा टाइम सेव करना है एंड यू फील लाइक टर्म 1 के क्वेश्चन अभी आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो उन्हें, ठीक है। बट टर्म 2 के क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज तुम्हें 2-4 क्वेश्चन टर्म 1 के देखने को मिल रहे हैं तो तुम गुस्सा होकर पूरा ही वीडियो छोड़ रहे हो, ऐसा मत करना, क्योंकि टर्म 2 के वीडियोस मतलब क्वेश्चंस देखना जरूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग योर एग्जाम। 3 फीचर्स बताने हैं प्लानिंग के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग एनी 3 पॉइंट्स, 3 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो इन्होंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, मैं तो नाम लिखने पे पूरे मार्क्स नहीं दूंगी, मैं तो कोशिश करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दें तभी मैं आपको मार्क्स दूँ। फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पे फोकस करते हैं। प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, मतलब सबसे पहले यही परफॉर्म किया जाता है। परवेसिव होता है, हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। कंटिन्यूस होता है, कभी भी रुकता नहीं है। फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग लगती है और मेंटल एक्सरसाइज भी लगती है, दिमाग से काम लेना पड़ता है। क्वेश्चन 10 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन 10 है, मिस्टर शुभेंदु बोस इज द ऑनर ऑफ बिकमक enterprises carrying on the business of manufacturing various kinds of biscuits. There was a lot of discontentment in the organization and the targets were not being met. He asked his son Naval, who had recently completed his MBA, to find out the reason. Naval found that all the decision making of the enterprise were in the hands of his father. His father did not believe in his employees. As a result, both the employer and the employees were not able to understand each other's messages in the same sense. Thus, the employees were not happy and targets were not met. First question है, identify any 2 communication barriers because of which Bigmac Enterprises was not able to achieve its target. Second है, state 1 more barrier each of the types identified in A above. ओके, सो ये थोड़ा सा मतलब हिंदी में समझ लेते हैं पहले इस केस स्टडी को, उसके बाद आंसर देखते हैं। शुभेंदु बोस कौन है? एक ऑनर है बिगमैक एंटरप्राइजेस का, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत अलग अलग तरह के बिस्किट्स। There was a lot of discontentment in the organization and the targets were not being met. बहुत सारे लोग दुखी थे, डिसकंटेंट थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में और टारगेट्स उनके कंप्लीट नहीं हो पाते थे। He asked his son Naval, who had recently completed his MBA, to find out the reason. उन्होंने अपने बेटे से बोला कि यार तूने अभी अभी MBA किया, चल मेरा कोई काम आजा, पता लगा ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। Neville found that all the decision making of the enterprise were in the hands of his father. Neville ने देखा कि भैया सारे डिसीजन मेकिंग तो उनके पापा ही देख रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा पावर डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है पापा ने। His father did not believe in his employees. जो उसके पापा थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी बिलीव नहीं किया। As a result, both the employer and the employees were not able to understand each other messages in the same sense. इसलिए कभी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाता था, ठीक है। Thus the employees were not happy and targets were not met. इसलिए एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे और उनके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे। यहाँ पे 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स आपको बताने हैं जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, और दूसरा 1 मोर बैरियर ईच ऑफ द टाइप ऑफ आइडेंटिफाइड इन द ए पार्ट। जो आपने टाइप आइडेंटिफाई किया है ए पार्ट में उसका टाइप बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल हेडिंग बतानी है और उसकी सब हेडिंग इसमें बतानी है, ठीक है। चलिए, सो 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब आपने स्ट्रक्चर इस तरह की फॉर्म की हुई है, आपने डिसीजन मेकिंग पावर इस तरह की फॉर्म की हुई है कि लोग आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बात समझ ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे की। साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का, साइकोलॉजिकल ये कि ट्रस्ट नहीं है, मतलब जो उनके पापा हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ में नहीं है और एम्प्लॉयज़ को अपने बॉस में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का जो टाइप्स बोले हुए थे, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन में डिले कम्युनिकेशन, स्टेटस ऑफ द सुपीरियर में नॉट अलाउ हिज सबऑर्डिनेट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू डिलेड एंड डिसऑर्डर्ड कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग, सजेशन बॉक्स एक्सेट्रा में डिस्करेज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, लेकिन इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही लिखनी थी, और ये क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द पॉइंट्स ऐसे ही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर में प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन में एक्ट एज अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स फिर भी थोड़े ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, मतलब ज़्यादा लंबे वे में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये फिर भी चल जाएंगे, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ सिनोर एंटरप्राइजेस लिमिटेड डिसाइडेड टू लीव द कंपनी. ओके, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मिंग दैट हर सबऑर्डिनेट मिस अलका पंडित was very competent and trustworthy. Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. The chief executive officer agreed for the same. Ms. Alka Pandit contacted Kate recruiters who advertised for the post of marketing head for Sinor Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. Raman's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications lying in the office. Okay. Name the internal or external source of recruitment used by Sinor Enterprises Limited to fill up the above stated vacancies. Also state one more merit of each of the above identified source of recruitment. अच्छा चलिए देखिए क्या है. आशीष मार्केटिंग हेड है, रमन असिस्टेंट मैनेजर है, ज्योति ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, और तीनों ने ही डिसाइड किया है कंपनी को छोड़ के जाने का. जो सीईओ था उन्होंने ज्योति को बुलाया, उन्होंने बोला देखो तुम एचआर मैनेजर हो, जाने से पहले जो ये वैकेंसीज हो रही हैं इन्हें प्लीज़ फिल करती जाओ. तो उसने बोला देखो मेरी जगह पे तो आप जो मेरी जूनियर थी मिस अलका पंडित उन्हीं को बिठा दो, क्योंकि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है और कॉम्पिटेंट भी है, ठीक है, और वो कर भी लेंगी, संभाल भी लेंगी. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मान गया कि मिस अलका याग्नि को, मतलब याग्नि बोल रही हूँ, अलका पंडित को बिठा देते हैं हम, ठीक है. फिर अलका पंडित क्योंकि एचआर मैनेजर बन गई है तो बाकी की वैकेंसीज वो देख लेंगे. तो उन्होंने क्या किया, कीथ रिक्रूटर्स को फ़ोन किया और बोला कि हमारे यहाँ पे मार्केटिंग हेड की वैकेंसी है. दे वर एबल टू रिक्रूट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी. तो उन्होंने रिक्रूटर्स ने क्या किया, एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ दिया. रमन की जो वैकेंसी थी वो स्क्रीनिंग करके हुई डेटाबेस की, जो कि पहले से पड़ा हुआ था, मतलब पहले जो एप्लीकेशंस आती थी उनको हमने उस टाइम पे सेलेक्ट नहीं किया था, उसमें से वो जो डेटाबेस बड़ा हुआ था हमारे पास उसमें से हमने एक बंदा सेलेक्ट कर लिया. तो देखो 3 तरह से हुई है, एक जूनियर सीनियर बन गई, दूसरा रिक्रूटर्स को फ़ोन करके, और तीसरा जो डेटाबेस पुराना वाला पड़ा हुआ था उसको इस्तेमाल करके. राइट, तो 3 हो गई ये. अब आपको बतानी है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं. एक मेरिट बनाना है ईच वन का, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान वो करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट है प्रमोशन, जो वो अलका जी हैं उनका प्रमोशन से हुआ है. सेकंड है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, क्योंकि कीथ रिक्रूटर्स को फ़ोन किया था. और फिर ये है कैजुअल कॉलर्स, मतलब डेटाबेस जो पड़ा हुआ था उसके थ्रू आपने वो कर दिया. मेरिट क्या क्या हो सकते हैं. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज. इट हैज़ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द एम्प्लॉयज, बिकॉज प्रमोशन से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है. मतलब देखो ना, तुम किसी भी इंसान का प्रमोशन करोगे, बाकी सब वो देखेंगे तो उनको लगेगा ना कि यार इसका प्रमोशन हो गया, शायद हमारा भी हो सकता है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उनके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन वाली वो आएगी भावना. इट इज़ मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट्स आर नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन से ही उठाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, क्योंकि आप जानते हो उसे वो किस तरीके से वर्क करता है. चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आपने बंदा उठाया और दूसरे काम पर लगा दिया. प्लेसमेंट एजेंसीज वाले में ये बोलते हैं सुटेबल नेम्स टू द क्लाइंट्स रेकमेंड हो जाते हैं. इट हेल्प्स इन एंटाइसिंग द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर्स. कैजुअल कॉलर्स का फायदा, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन द कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज, और इट सेव्स टाइम, ये सेव करता है टाइम वगैरह. चलिए, ये सारी चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ. रीज़न बीइंग ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, और 16th को जो हम मेगा वाला लाइव करने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा से मैं रिपीट करूँगी आपके सामने एक फास्ट वे में, सो दैट आप पेपर से पहले लास्ट मिनट रिविजन कर पाएँ अच्छे से. अभी के लिए आप बस आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेफरेंस के लिए. क्वेश्चन 12 क्या बोलता है. क्वेश्चन 12 अगेन एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, देखते हैं क्या बोलता है ये. It says Mr. Sanjay Nehra was the chairman of Taran Bank. The bank was earning good profits. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividends. The market price of their shares was also steadily rising. The bank was about to announce taking over of Veena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew that the share of price of Taran Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him
him to invest 5 crores in shares of his bank, promising him the capital gains. As expected, the share prices went up by 40% and the market price of Sudhir's shares was now 7 crore rupees. He earned a profit of 2 crores. He gave 1 crore to Mr. Sanjay Nehra and 1 crore kept with himself. On regular inspection and by conducting inquiries of the brokers involved, Securities and Exchange Board of India was able to detect this irregularity. The SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra by quoting lines from the above para, identify and state any 2 functions that were performed by SEBI in the above case. देखिए ये केस पहले भी आ चुका है. क्या हो रहा है इसमें, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है. एक बंदा था अंदर का जिसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिससे प्राइसेस बढ़ सकते थे, मतलब शेयर के प्राइसेस पे फर्क पड़ सकता था, तो उसने अपने रिच फ्रेंड को कॉल करके वो बता दिया. रिच फ्रेंड ने फटाफट शेयर्स खरीद लिए और उनका 2 करोड़ का मुनाफा हो गया. 2 करोड़ में 1 करोड़ उसने रख लिया, 1 करोड़ उसने रख दिया. बट सेबी को ये बात पता चल गई और सेबी ने फिर उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई. नाउ यू हैव टू टेल कि भैया सेबी को मतलब लाइन्स कोट करनी है पैराग्राफ में से, और सेबी ने यहाँ पे 2 फंक्शंस परफॉर्म किए हैं. दैट यू हैव टू टेल. यहाँ पे बताइए कौन कौन से हुए. ये पहले भी आ चुका है, टेस्ट पेपर्स में था या फिर कहाँ था मुझे नहीं याद है, लेकिन ये केस आ चुका है पहले भी. सो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनना चाहिए. द आंसर इज रेगुलेटरी फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन. रेगुलेटरी फंक्शन में उन्होंने इंस्पेक्शन करी, पता लगाया, ऐसा सब है. और प्रोटेक्टिव फंक्शन में वो हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग और ऐसी सब चीज़ें ना हो, इसलिए उन्होंने काइंड ऑफ पनिशमेंट देते हुए पेनल्टी लगा दी लोगों के ऊपर, ताकि बाकी सब लोग उससे सीख लें और दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करें. तो दिस इज़ द आंसर. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे. अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है. दैट यू हैव टू स्टेट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर एज फॉलोज. 3. फर्स्ट है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर्स राइट, publishing periodicals and other publications, carrying out comparative testing of consumer products, encouraging consumers to strongly protest and take action against unscrupulous, exploitative and unfair trade practices of the sellers, providing legal assistance to consumers. देखिए क्या क्या यहाँ पे बताया हुआ है. देखिए क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर बना सकते हैं, लोगों के लिए ऐसी मंथली मैगजीन्स निकाल सकते हैं जिसमें कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में लिखा होता है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं लीगल असिस्टेंस जब भी उनको रिक्वायर्ड हो, उनके बिहाफ पे जाके उनके लिए केस फाइल कर सकते हैं. तो ये सारे फंक्शंस होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के. इनमें से कोई 3 लिख सकते थे आप, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते थे इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द पॉइंट्स ऐसे ही. ये 2 फंक्शंस और लिखे हुए हैं बट आई एम स्किपिंग इट. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. ये बोलते हैं एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कोई भी 4 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बताइए. देखिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है और बहुत ही सिंपल पार्ट है. अगेन इन्होंने एनी 4 विद एक्सप्लेनेशन. अच्छा इन्होंने भी क्या किया है, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कर दिए एंड दे हैव सेड कि इनको ना एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लेना, ऐसे मत लिखना अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो. मतलब ये खुद नहीं लिखेंगे एक्सप्लेनेशन बट आपको लिखनी है, ठीक है. तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट एनी मोर. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. A recent rate cut in the interest on loans announced by the banks encouraged Amit, a science student of progressive schools, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited it in the science fair organized by Directorate of the Education. He was awarded first prize for his invention. Identify and explain the dimensions of the business environment discussed in the above case. एक recent rate cut की वजह से इंटरेस्ट पे लोन्स के बैंक्स एनकरेज अमित बैंक्स ने अनाउंस किया, एनकरेज बाय दिस टू टेक अ लोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स. ओके बेसिकली क्या है, कोई बच्चा है जो कि इंटरेस्टेड है डेवलपमेंट में, ठीक है, थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट करना जानता है, तो उसको बैंक ने लोन ऑफर किया जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट कर पाया और एक नई कार डेवलप कर पाया और साइंस फेयर में वो जाके दिखाई और उसको बेस्ट मतलब फर्स्ट प्राइज भी मिला है उसकी इन्वेंशन का. तो यहाँ पे यू हैव टू टेल बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला डायमेंशन आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है. 2 होंगे
वन इज इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है रेट कट के बारे में, बैंक ने रेट कट किया है, और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, एक तो इकोनॉमिक मतलब बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड जो फैक्टर्स है, और दूसरा था हमारा टेक्नोलॉजिकल जो कि हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए फटाफट, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 16 बोलता है स्टीलो लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप इट्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया ऑफ ओडिशा वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल। पीपल ऑफ दैट एरिया वेलकम दिस एफर्ट ऑफ स्टीलो लिमिटेड टू अट्रैक्ट पीपल टू वर्क इन इट्स फैक्ट्री। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड many other facilities like school, hospital, market, etc. in the factory premises. Stilo Limited started earning huge profits. Another competing company asked its production manager Aslam to investigate the reasons of earning huge profits by Stilo Limited. Okay, so basically क्या बोल रहे हैं हिंदी में समझते हैं। Stilo Limited decided to set up its steel manufacturing factory in the backward area of Odisha, where very less job opportunities were available. Stilo Limited ने decide किया कि वो steel manufacturing factory को backward area में settle करेंगे, कहाँ पे, ओडिशा के, जहाँ पे बहुत कम job opportunities हैं। People of that area welcome this effort of Stilo Limited. Obviously वहाँ के लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको फाइनली जॉब्स मिल जाएंगे, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को वेलकम किया। टू अट्रैक्ट पीपल टू वर्क इन इट्स फैक्ट्री इट ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एक्सेट्रा। इन्होंने इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का वो किया। Stilo Limited started earning huge profits. Another competing company asked its production manager Aslam to investigate the reason of earning huge profit by Stilo Limited. इनका एक कॉम्पिटिटर था, ठीक है, उसके प्रोडक्शन मैनेजर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया जिसका नाम था असलम। उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पता लगाओ कि भैया ये इतना प्रॉफिट कैसे अर्न कर पा रहे हैं, मतलब इतना मुनाफा इनको कहाँ से हो पा रहा है। ठीक है, ये वाली केस स्टडी पहले आ चुकी है आप लोगों के सामने, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। असलम फाउंड दैट इन बोथ द कंपनीज देयर वाज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एवरी एम्प्लॉय न्यू हु वाज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू whom. The only difference was that in his organization communication took place only through the scalar chain, whereas Stilo Limited was following flow of communication in all the direction as per the requirement, which led to faster spread of information as well as quick feedback. दूसरी सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था, स्केलर चेन का वो करा जा रहा था, पालन किया जा रहा था, whereas यहाँ स्टीलो लिमिटेड में इन्फॉर्मेशन हर एक डायरेक्शन में फैल रही थी, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी ट्रांसफर हो जाती थी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, और फीडबैक भी थोड़ा जल्दी मिल जाता था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स स्टीलो लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन। आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टेट अनदर ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई अबव। ऊपर जो आइडेंटिफाई किया है उसका एक एडवांटेज बताना है। स्टेट एनी टू वैल्यूज बतानी है जो कि स्टीलो लिमिटेड कम्युनिकेट करना चाहता है सोसाइटी को, विच इज़ वेरी ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब डायरेक्शन कोई भी वो नहीं होती, मतलब स्केलर चेन में तो क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन फिक्स होती है कम्युनिकेशन की, लेकिन अगर हर एक डायरेक्शन में जा रहा है कम्युनिकेशन, मतलब वो क्या होगा, वो इनफॉर्मल होगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके एडवांटेजेस हैं कि ये सोशल नीड्स को फुलफिल करती है, कॉम्पनसेट करती है इनएडिक्वेसीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, एंड जो वैल्यूज ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो है बैकवर्ड रीजन की डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाह रहे हैं, बेसिक कम्युनिटीज दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रहे हैं। कोई भी दो बोली थी तो यू कैन राइट एनी टू, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आ चुका है, अभी तक तो आप यूज टू हो जाने चाहिए इस क्वेश्चन से। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है अल्फा लिमिटेड वाज डीलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी टू गेट द बिजनेस। द टीम लीडर एंड हिज टीम यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स टू गिव प्रेजेंटेशन टू देयर क्लाइंट्स। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी द लीडर यूज्ड टू ट्रैवल बाय एयर whereas his team traveled by road, train, this and that। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले सेट्स में आ चुका है, सो आई एम नॉट गोना रिपीट दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आपको इसका आंसर पता है। कुछ नहीं था इसमें कि बाकी सब ट्रैवल करते थे ट्रेन से, और जो मेन लीड था वो ट्रैवल करता था एयर से, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में भी थोड़ा वो हो गया था और अच्छे से प्रेजेंटेशन भी नहीं हो पा रही थी, और फाइनली CEO ने डिसाइड किया था कि दोनों साथ जाएंगे, चाहे ट्रेन से जाएँ चाहे फ्लाइट से जाएँ, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन पूरी इसमें मैंशन है, पुराना केस स्टडी है, पहले वाले सेट्स में कवर हो चुका है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ, थिंकिंग आप लोगों ने पुराने वाले सेट्स वाले वीडियोस देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई वो हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आंसर का।
चलिए 18th क्वेश्चन है, कंपनी वॉज मार्केटिंग वाटर प्यूरिफायर्स विच वर वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द customers. The company was a leading company in the market and earning huge profits. Because of huge profits of the company ignored the after sale services. As a result, its relation with the customers got spoiled and the image of the company was damaged in the public. Top management became concerned when the profit for the current quarter fell steeply. On analysis, it was revealed that ignoring the after sale services was its reason. Therefore, the company took all possible measures to protect and promote its favorable image in the eyes of the public. As a result, the goodwill of the company improved in the society. Name and state the communication tool used by the marketer in the above case to improve the image. Also explain role of the tool as identified in the part A. Okay. हिंदी देखते हैं इसकी. A company was marketing water purifiers. एक company water purifiers बना रही थी which were very popular due to their quality and after sale services, जो कि बहुत ज़्यादा popular थे उनकी quality और after sale services की वजह से जो वो अपने कस्टमर्स को देते थे. द कंपनी वॉज अ लीडिंग कंपनी इन द मार्केट. ये कंपनी लीडिंग कंपनी थी और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना रही थी. बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रॉफिट्स द कंपनी इग्नोर्ड द आफ्टर सेल सर्विसेज. क्योंकि ये जो ह्यूज प्रॉफिट्स बना रही थी उसकी वजह से इन्होंने अपने आफ्टर सेल सर्विसेज को थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. एज अ रिजल्ट इट्स रिलेशन विद द कस्टमर गॉट स्पॉइल्ड, जिसकी वजह से इनके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ऑब्वियसली स्पॉइल होने ही थे और इमेज जो कंपनी की थी वो थोड़ी सी डैमेज हो गई. टॉप मैनेजमेंट बिकेम कंसर्न व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट क्वार्टर फेल स्टिपली. जो टॉप मैनेजमेंट थी वो हक्की बक्की रह गई कि भाई ये क्या हुआ, हमारे तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, एकदम से गिर कैसे गए. ऑन एनालिसिस इट वाज रिवील्ड दैट इग्नोरिंग द आफ्टर सेल सर्विसेज वाज इट्स रीजन. जब एनालाइज किया गया तो पता लगा कि भैया आफ्टर सेल सर्विसेज जो आप पहले प्रोवाइड किया करते थे जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स खुश रहते थे आपसे, आप उसमें थोड़ा सा लैक कर रहे हैं. Therefore, the company took all possible measures to protect and promote its favorable image in the eyes of the public. इसलिए इस कंपनी ने प्रोटेक्ट और प्रमोट करा अपना फेवरेबल इमेज पब्लिक्स की आइज में, मतलब पब्लिक्स बोल रही हूँ, पब्लिक की आइज में. ठीक है. एज अ रिजल्ट द गुडविल ऑफ द कंपनी इंप्रूव्ड इन द सोसाइटी. तो वापस से उनकी गुडविल क्या हो गई, इंप्रूव हो गई. नेम एंड स्टेट द कम्युनिकेशन टूल यूज्ड बाय द मार्केटर. आपको बताना है वो कम्युनिकेशन टूल जो कि मार्केटर ने इस्तेमाल किया अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए. और ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूल एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए. पार्ट ए में जो टूल आपने वो किया आइडेंटिफाई, उसका रोल एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है. अगेन सिंपल क्वेश्चन है. आप लोग बोलेंगे मैम सारे क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इनको हमने सिलेबस के टाइम पे ही पढ़ लिया था. तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी भरकम होने नहीं चाहिए. और आधे से ज़्यादा तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हैं. तो अगर ये पेपर तुम्हें मिल गया ना तो इसमें तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर एक बच्चे के 90+ आने चाहिए. बस सिंपल सी बात है. Public relation is that particular communication tool, or public relation refers to a variety of programs to promote and protect the company's image or to protect to its products in the eyes of the public. ठीक है. रोल क्या क्या है, प्रेस रिलेशंस, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है. विदाउट एक्सप्लेनेशन काम नहीं चलेगा. ठीक है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिसिंग है क्योंकि आप लोगों से ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बस आंसर देखना चाहते हैं. दैट्स इट. आपके पास बाकी एक्सप्लेनेशन पूरी रेडी है. ये बाकी के पॉइंट्स हैं, इनका भी आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन 19. स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी 4 फंक्शंस आपको बताने हैं. फर्स्ट, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, फाइनेंशियल असेट्स को. इट डिटर्मिन्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज का प्राइस पता लगाना हो तो स्टॉक एक्सचेंज चले जाइए. इट इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. ये सेफ्टी इंश्योर करता है ट्रांजैक्शन की ताकि किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना हो जाए. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है. इट स्प्रेड्स इक्विटी कल्ट एंड इंश्योर wider share ownership. It provides scope for speculation within the provision of the law. क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 बोले थे तो जस्ट 4 लिख के काम खत्म कर देना, लेकिन इनके साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करना. बिना एक्सप्लेनेशन के मत लिखना. ओके. 4 नंबर का क्वेश्चन है. सिर्फ ये पॉइंटर्स लिखने के मैं तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं दूंगी. मतलब अगर मैं तुम्हारा पेपर चेक कर रही होंगी तो. वैसे मैं तो नहीं कर सकती, बट जो भी करेंगे आई एम प्रीटी श्योर वो भी सेम फिलॉसफी के साथ करेंगे. सो इनका एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है. ठीक है. इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो, नॉर्मल रेगुलर वीडियोस में इन सारे इस फंक्शंस को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है. फट से जाके देख लेना. ठीक है. चलिए
20th question है 2 years ago Madhu completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutneys, pickles, murabbas. She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit for the same. She set the objectives and the targets and formulated action plan to achieve the same. One of her objective was to earn 10% profit on the amount invested in the first year. It was decided that raw materials like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit from farmers cultivating organic crops only. She also decided to follow the steps required for marketing of the products through her own outlets. She appointed Mohan as a production manager who decides the exact manner in which the production activities are to be carried out. Mohan also prepared a statement showing the number of workers that will be required in the factory throughout the year. Madhu informed Mohan about her sales target for different products, area-wise about her sales target for different products, otherwise area-wise for the forthcoming quarter. While working on the production table, a penalty of ₹100 per day for not wearing the caps, gloves, and apron was announced. Quoting lines from the above paragraph, identify and explain the different types of plans discussed. Okay. सो बेसिकली क्या हुआ है, 2 साल पहले मधु ने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी फूड टेक्नोलॉजी में. शी वर्क फॉर सम टाइम इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग चटनीज, पिकल्स एंड मुरब्बास. कुछ टाइम तक इन्होंने एक ऐसी कंपनी में काम किया, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया जहाँ पे चटनी, पिकल और मुरब्बास बनते थे. बट वो खुश नहीं थी उस कंपनी से, तो उन्होंने शुरू किया खुद का ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, कुछ टारगेट्स सेट किए और प्लान्स फॉर्मुलेट किए. वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव वॉज अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर. हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, पता नहीं कौन सी लाइन से कौन सा टाइप ऑफ प्लान निकल के आ जाए. ऑब्जेक्टिव था 10% प्रॉफिट अर्न करना, जो भी इन्वेस्ट किया उन्होंने फर्स्ट ईयर में अमाउंट उस पर. It was decided that raw materials like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit. ये डिसाइड हुआ कि फार्मर से 3 महीने के क्रेडिट पे जो ये वेजिटेबल्स, स्पाइसेस वगैरह होंगे, फ्रूट्स वगैरह होंगे, वो खरीदी जाएंगी. शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग. उन्होंने ये जो मार्केटिंग के लिए स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे भी पूरे कर लिए. और शी अपॉइंटेड मोहन प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में, हु डिसाइड्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट. मोहन बताते थे कि कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरिड आउट होंगी. मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट showing the number of workers that will be required in the factory throughout the year. मोहन ने स्टेटमेंट भी प्रिपेयर की जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स जितने भी रिक्वायर्ड होंगे फैक्ट्री में पूरे साल में वो लिखा हुआ था. मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. मधु ने इन्फॉर्म किया मोहन को अपने सेल्स टारगेट के बारे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के और फोर्थकमिंग क्वार्टर में. वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल अ पेनल्टी ऑफ ₹100 की पेनल्टी लगेगी एप्रन कैप्स वगैरह अगर किसी ने नहीं पहनी होंगी तो. अब बहुत सारी लाइंस आ चुकी हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है हर अगली लाइन से कोई ना कोई टाइप निकल के आ रहा है प्लान का. आई होप आपने भी उतने ध्यान से पढ़ा है पूरा. कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द अबव, इस पूरे पैराग्राफ में से लाइन्स कोट करते करते आपको बताना है कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस किए गए हैं. मैं डायरेक्टली जंप कर रही हूँ. फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव जिसमें लिखा हुआ था 10% प्रॉफिट, ये वाली लाइन थी जिससे पता चलता है हमें. ठीक है, फिर है पॉलिसी जिसमें ये लिखा हुआ था वेजिटेबल्स ये 3 मंथ्स क्रेडिट पे हम परचेज करेंगे. प्रोसीजर स्टेप्स बताएंगे. देन हमारा बजट जिसमें उन्होंने बोला था, एक सेकेंड ये हटा दूँ, बजट जिसमें इन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहेंगे पूरे साल में. ठीक है, और ये लाइन से भी पता चलता है सेम चीज़. फिर आता है रूल जिसमें लिखा होता है कि ₹100 की पेनल्टी लगेगी. जब भी मैंने आपको बताया था पेनल्टी लॉ रेगुलेशन ऐसी भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो तो वो मतलब रूल की तरफ आपको इंडिकेशन दे रही होती है. फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लाइन्स कोटेड जो है उनको याद कर सको, मतलब देख सको एक बार अच्छे से. उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. And that's question number 21. Again a case based question. बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, दिक्कत बस इतनी सी होती है कि इनको पढ़ने में टाइम लगता है और आपके पास होते हैं कुछ मतलब एक सेलेक्टेड टाइम ही होता है ना पेपर लिखने का, तो इतनी देर तो आपको पढ़ने में लगेगी, उसके बाद आंसर लिखने में लगेगी. तो थोड़ा सा जितने भी हमारी केस स्टडीज़ हैं उनकी प्रैक्टिस जल्दी से करके जाना ताकि जब तुम एक्चुअल पेपर में बैठे हो और तुम्हारे सामने एक केस स्टडी आए जो कि बहुत लेंथी है तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगे उसे सॉल्व करने में. ठीक है, चलो ये पढ़ लेते हैं क्या बोलता है. It says Arun is working in a multinational company in Gurgaon. He was running temperature for the last many days.
When his blood was tested, he was found positive for dengue with a very low platelet count. Therefore, he was admitted in the hospital and a blood transfusion was advised by the doctor. One of his colleagues sent a text message about it to his immediate superior, Mr. Narayan. Mr. Narayan in turn sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Arun. When the general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleanliness of the surroundings. From the above para, quote lines that indicate formal and informal communication. State any two features of informal communication. Identify any two values that are being communicated to the society in the above case. Okay, so बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पहले भी आ चुका है, मतलब ये केस स्टडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो एक इंसान था जो एक एमएनसी में काम कर रहा था, पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा बुखार रहता था, फिर उसने टेस्ट कराया तो पता चला कि डेंगू है उसको और प्लेटलेट काउंट भी बहुत कम हो गया है. तो हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गया. तो जैसे ही उसके एक फ्रेंड को, कोलीग को पता चला कि उसकी ऐसी तबीयत है, तो उसने अपने सीनियर को बताया, नारायण को, कि भैया ऐसे ऐसे उस बंदे के साथ ऐसा हो गया. मिस्टर नारायण ने सबको टेक्स्ट करके बोला कि जिसके पास एक्स्ट्रा ब्लड है जाके उसको चढ़वा दो. फिर उसके बाद जो हमारे जनरल मैनेजर थे इस कंपनी के, अरुण, उनको भी नहीं, जो जनरल मैनेजर थे उनको जब पता चला तो उन्होंने पूरे प्रेमाइसिस की क्लीननेस करवाई. और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो हैं कि अबव पैरा में से कोट करते हुए लाइंस इंडिकेट कीजिए फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. दो फीचर्स बताइए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के और दो वैल्यूज बताइए जो कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी को. अगेन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे. फॉर्मल में ये बोलते हैं व्हेन द जनरल मैनेजर केम टू नो अबाउट इट ही ऑर्डर्ड फॉर फ्यूमिगेशन इन द कंपनी प्रेमाइसेस एंड क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग्स. और इनफॉर्मल में ये बोलते हैं वन ऑफ हिज कोलीग्स सेंट अ टेक्स्ट मैसेज अबाउट इट टू हिज इमीडिएट सुपीरियर मिस्टर नारायण. दोनों इस्तेमाल हो गए. एंड उसके बाद दोनों के फीचर्स के बारे में बात करें तो पता है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट्स लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम. 22 क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अगेन एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए अब तो ये भी थक गए, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते. ये बोलते हैं ये पॉइंट्स हैं, ये देख लो और उसके बाद अपने आप वो जैसे होता है ना दोस्तों को हम पेपर में बोलते हैं यार बस हेडिंग बता दे यार, अंदर का मैं खुद लिख लूँगा. तो बस वही कर रहे हैं ये लोग भी. ये लोग आपको हेडिंग बता रहे हैं, अंदर का आप खुद लिखिएगा, क्योंकि बहुत बार हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में. तो अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, जजिंग accuracy of standard, facilitating coordination and action. ये सारे हैं आपके पॉइंट्स, जिनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप उठा के लिख सकते हैं. क्वेश्चन 23 एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं. अगेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखी है. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, मेनली बिहेवियरल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं और कंटिजेंट होते हैं. चलिए 24th क्वेश्चन. VO Limited is a company manufacturing textile. It has a share capital of rupees 60 lakhs. The earning per share in the previous year was 0.50 rupees. For diversification, the company requires additional capital of 40 lakh rupees. The company raised funds by issuing 10% debentures for the same. During the current year, the company earned profit of rupees 8 lakh on capital employed. It paid tax at 40%. State whether the shareholders gained or lost in respect of earning per share on diversification. Show your calculations clearly. Also state any 3 factors that favor the issue of debentures by the company as a part of its capital structure. Okay, so VO Limited क्या है? एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल्स बनाती है. It has a share capital of rupees 60 lakhs. इनका शेयर कैपिटल है 60 लाख का. The earning per share in the previous year was 0.50. इनका अर्निंग पर शेयर पिछली बार जो आया था वो 50 पैसा आया था. फॉर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने एडिशनल कैपिटल ली है 40 लाख की. फंड्स रेज किए हैं बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स फॉर द सेम. और ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. 8 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है कैपिटल पे. इट पेड टैक्स एट 40% टैक्स पे किया है. थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर का क्वेश्चन है. स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन करने पे क्या शेयर होल्डर्स ने गेन किया है या लूज किया है वो आपको बताना है और कैलकुलेशंस भी दिखानी है. अच्छा क्वेश्चन आया है बहुत टाइम बाद, ध्यान से देखिएगा. ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. आपको 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि फेवर करते हैं डिबेंचर्स का इशू करना बाय कंपनी एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डिबेंचर्स इशू किए हैं आपने एडिशनल वो.
देखिए अर्निंग पर शेयर बिफोर डाइवर्सिफिकेशन वॉज 50 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं शेयर कैपिटल आपने कितना लिया है 60 लाख, ठीक है। 10% डिबेंचर 40 लाख, टोटल कितना हुआ आपका 1 करोड़। फिर इसके बाद ये बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था 8 लाख, लेस इंटरेस्ट कितना किया 4 लाख, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 4 लाख, उसके बाद इसमें से 40% आपने टैक्स रिमूव किया, अब कितना बचा 2,40,000 रुपए। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 रुपए क्या अर्निंग पर शेयर। पहले कितना था, पहले था 50 पैसा, अब कितना हो गया, अब हो गया 4 रुपए। तो इट सेज दिस क्लियरली शोज दैट द शेयर होल्डर्स हैव गेन्ड आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर सिंस द अर्निंग पर शेयर्स आर इंक्रीज फ्रॉम 0.50 to 4 rupees. Calculation of earning per share after issue of debentures assuming face value of ₹10 per share. ओके यहाँ पे अज्यूम किया हमने कि फेस वैल्यू शेयर की क्या है 10 रुपये है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। यही कैलकुलेशन, यही इकलौता प्रैक्टिकल है जो आपका हर बार आता है और सेम यही आया हुआ है। बस यहाँ पे मेजरली आपको यही करना पड़ता है कि आपको सारे पहले तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो माइनस करने होते हैं प्रॉफिट में से, फिर उसके बाद आप माइनस करते हैं टैक्स का अमाउंट उसी पे कैलकुलेट करके, और उसके बाद जो भी आता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आप अपनी अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है अर्निंग पर शेयर कितना आया है। पुराना वाला दिया हुआ था, नया वाला निकाल तो मतलब मुनाफा ही हो रहा है। अब यहाँ पे एक और तरीका दिया हुआ है कैलकुलेशन का, लेकिन मैं उसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि हम हमेशा जिस उससे करते हैं हम उसी से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं फैक्टर्स पे, जो सेकंड पार्ट पूछा गया था, फैक्टर्स दैट फेवर इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी। कोई भी 3 लिखने हैं। अ गुड कैश फ्लो पोजीशन मेक्स डेट फंडिंग मोर वायबल। अगर एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होती है तो डेट हम आराम से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके लिए कैश लगेगा। अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो तुम कैश में पे कर सकते हो ना। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर्स द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। जो हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है वो लोअर्स द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स। अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो वो लोअर कर देती है आपका रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन होता है कंपनी का, वो एक काइंड ऑफ रिस्क होता है, उस रिस्क को कम किया जा सकता है अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका हाई होता है। तो ये एक्चुअली माइट भी आपको यहाँ से इतने अच्छे तरीके से समझना आए, लेकिन इस वाले पॉइंट को मैंने जब चैप्टर में एक्सप्लेन करवाया था तो मैंने एग्जाम्पल की मदद से करवाया था बहुत ही डिटेल में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट द डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, इट्स एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर, लोअर द कॉस्ट ऑफ डेट, हायर इज द एबिलिटी टू पे एम्प्लॉय डेट। ओके, चलिए फिर और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन लेट्स स्किप इट, इतने पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं हमारे फाइनल और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। इट सेज आशिमा परचेज द बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस फ्रॉम द लोकल ग्रोसरी शॉप। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर. शी फेल्ट सिक ऑन कंज्यूमिंग इट. शी फाइल्ड द केस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड गॉट द रिलीफ. आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट neglected by the marketer in the above case. Explain briefly the functions of the aspect identified in A above. Okay. Ashima purchased the bottle of tomato sauce. आशिमा ने ग्रोसरी शॉप से, लोकल ग्रोसरी शॉप से एक बॉटल परचेज करी थी टोमेटो सॉस की. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर. जो बॉटल के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी वो सही से नहीं लिखी हुई थी, क्लियरली विजिबल नहीं थी, तो उसको कंज्यूम करके वो क्या हुई, बीमार हो गई. शी फाइल्ड अ केस इन डिस्ट्रिक्ट फोरम. उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते हुए और उसको रिलीफ मिल गया. आपको यहाँ पे बताना है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नेग्लेक्टेड बाय द मार्केटर इन द अबव केस. मार्केटर ने कौन से वाले एस्पेक्ट को निगलेक्ट किया है वो यू हैव टू टेल एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द एस्पेक्ट. जो भी एस्पेक्ट आपने पता लगाया ऊपर वाले पार्ट में उसके क्या फंक्शंस होते हैं दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, तो 2 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है कौन से वाला पार्ट उन्होंने मिस किया है, लेबलिंग. लेबलिंग में ही तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं सामने वाले को. लेबलिंग में ही हम सारी चीज़ें मेंशन करके सामने वाले को बताते हैं कि देखो भैया दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू स्टडी. और वही इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं जा पा रही थी टोमेटो सॉस के ऊपर, जिसकी वजह से जो लड़की थी वो बीमार हो गई. तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, लेबलिंग है. अगर उसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज द कॉन्टेंट्स, आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड, हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. 5 ही लिखे हुए हैं वैसे,
माइट भी इन्होंने आगे लिखे हो, नहीं, बस 5 ही हैं, तो 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए हल्की फुल्की डाल के एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनली ये वाला टेस्ट, मतलब ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत तेज़ी से आगे निकाल दिए। रीज़न बीइंग, एक तो तुम्हारे पेपर बहुत पास है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक्स्ट्रा स्टफ देखने का। दूसरा, ये सारे एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, दैट्स इट। तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे स्किप किया है। आई होप इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो नॉर्मल वीडियोस जो बनी हुई हैं टॉपिक वाली, वो जाके देख लीजिए। 1 शॉट रिविजन्स भी बने हुए हैं हर एक चैप्टर के, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है वीडियो ढूंढने में, तो आपको बस ऑनलाइन जाना है, गूगल पे magnetbrains.com टाइप करना है, वेब पेज खुलेगा, यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम पे जाना है, क्लास 12 दिखेगी। क्लास 12 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको क्लास 12 के सारे टीचर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरी तस्वीर दिख जाएगी। आप वॉच नाउ पे जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर्स ऐसे चैप्टर वाइज दिख जाएंगे, हर उसमें कितने लेक्चर्स बने हुए हैं वो पता चल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो पे, तो आपको इंडिविजुअल वीडियो खुल के दिख जाएगी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँगी स्टफ, वो आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।